हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRG अड्डा 07 में। ये है आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से 1815 AD तक। ठीक है, ये आपका लास्ट ईयर BA 4th सेमेस्टर हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया मैंने, जिसमें आपका पता है आपको कि सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जिसमें 5 क्वेश्चन। तो ये आपका BA 4th सेमेस्टर हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व है। ठीक है, पहला क्वेश्चन अब इसमें पूछा था आपका कि विलियम शेक्सपियर, बस ओनली लिखा था विलियम शेक्सपियर, मैंने लिखा आगे के बारे में बताइए। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर एक महान अंग्रेजी कवि, नाटककार और अभिनेता थे, जिनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में हुआ था। उनकी रचनाएं विश्व साहित्य की अमर विभूतियों में से एक है। ये बहुत ही फेमस राइटर हैं। शेक्सपियर की कृतियों में उच्च कोटि की सृजनात्मक प्रतिभा और कला के नियमों का सहज ज्ञान दिखाई देता है। ठीक है, इनके जीवन के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे कि शेक्सपियर एक मध्यम वर्ग के परिवार से थे। उनके पिता जो थे वो जॉन थे और एक चमड़े के व्यापारी थे। ठीक है, इन्होंने अपनी शिक्षा स्थानीय फ्री ग्रामर स्कूल में प्राप्त की, लेकिन पिता की आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बाद में इन्होंने लंदन जाकर रंगशाला में काम किया और आगे चलकर लॉर्ड चैम्बरलेन की कंपनी के सदस्य बने। इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। ठीक है, जिसमें इसमें आता है सुखांत नाटक है, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, दी मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ये काफ़ी फेमस है दी मर्चेंट ऑफ वेनिस। साथ ही इसमें आपका आता है किंग लियर, ये भी एक बहुत ही अच्छा नाटक है। ठीक है, तो आप इसे पढ़िएगा। और आगे चलते हैं हम कि कॉल्विन के बारे में बताइए। इसमें कॉल्विन लिखा था सिर्फ आपका क्वेश्चन पेपर में। तो इसमें देखिए जॉन, इसके बाद आता है कि इसमें जॉन कैल्विन एक फ्रांसीसी धर्मशास्त्री और पादरी थे, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्म 10 जुलाई 1509 को नायोन फ्रांस में हुआ था। ठीक है, इनकी कुछ हम विचार देख लेंगे। भगवान की संप्रभुता, कैल्विन ने भगवान की संप्रभुता और सर्वशक्ति मानता पर जोर दिया। ठीक है, दूसरा है आपका कि पूर्व निर्धारण, उन्होंने पूर्व निर्धारण की अवधारणा को बढ़ावा दिया। ठीक है, जिससे क्या होगा कि कौन लोग मोक्ष प्राप्त करेंगे और कौन नहीं। तीसरा है आपका कि विश्वास और कार्य है। ठीक है, ये जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है आपका, तो ज़्यादा आपको आंसर करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इनके प्रभाव देख लेते हैं, इन्होंने कौन से किए थे। ये प्रोटेस्टेंट सुधार किया था इन्होंने, कैल्विनवाद किया था, पश्चिमी सभ्यता पर प्रभाव डाला था। ठीक है, इनकी विरासत के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेंगे कि इनकी विरासत आज प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म में देखी जा सकती है। उनके विचारों में कई प्रोटेस्टेंट संप्रदाय को प्रभावित किया, जिनके प्रेस्बिटेरियन, रिफॉर्म्ड और कांग्रेसनलिस्ट चर्च शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कि बोस्टन टी पार्टी, ये क्या है। जो बोस्टन टी पार्टी एक ऐतिहासिक घटना है जो 16 दिसंबर 1773 को अमेरिकी उपनिवेश मैसाचुसेट्स के बॉस्टन में हुई थी। इस दिन अमेरिका उपनिवेशवासियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक प्रत्यक्ष कार्रवाई की, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश जहाज़ों से चाय की 340 पेटियों को बॉस्टन हार्बर में फेंक दिया था। इसलिए होता है बॉस्टन टी पार्टी इसका नाम रखा गया। और बॉस्टन टी पार्टी के कारण क्या थे कि ब्रिटिश सरकार ने 1773 में चाय अधिनियम पारित किया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिकी उपनिवेशों में सीधा चाय बेचने की अनुमति मिली। ठीक है, उसके बाद आपका कि उपनिवेशवासियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा कर लगाने के अधिकार का उल्लंघन होता है। ठीक है, उपनिवेशवासियों ने ब्रिटिश चाय का बहिष्कार किया और तस्करी द्वारा डच चाय खरीदना पसंद किया। इसके साथ ही हम इसके परिणाम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने 1774 में अनिवार्य नियम बनाया, जिससे बॉस्टन के व्यापार तब तक रोक लगा दी गई जब तक कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नष्ट की गई चाय का भुगतान नहीं किया गया। फिर उसके बाद है कि उपनिवेशवासियों ने अनिवार्य नियम का विरोध किया और पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का आयोजन किया, जिसने ब्रिटिश शासन को नियम निरस्त करने के लिए कहा था। ठीक है, इस घटना ने अमेरिकी क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 1775 में बॉस्टन के पास अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि फोर्थ आपका कि टेनिस कोर्ट की शपथ क्या थी। तो टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो 20 जून 1789 को वर्साय में हुई थी। इस दिन फ्रांस के नेशनल असेंबली के सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण शपथ ली,
जिसमें उन्होंने फ्रांस के लिए एक नए संविधान को बनाने और उसे लागू करने का संकल्प लिया था। इसके कारण क्या थे शपथ लेने के, कि फ्रांस आर्थिक और सामाजिक स्थिति उनकी खराब थी और लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। राजा लुई ने जनता के प्रतिनिधियों की सभा को बुलाया, जिसमें तीनों वर्गों पादरी, कुलीन और आम जनता के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रतिनिधि का मतलब होता है कि जो एक लीडर उसमें होता है, जो उनको देखता है, ठीक है, वो होता है, ठीक है। आम जनता के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की उन्होंने मांग की थी, ठीक है। इस यही कारण था टेनिस कोर्ट की शपथ के। फिर महत्व क्या था इसका, कि इस शपथ के माध्यम से नेशनल असेंबली के सदस्यों ने अपनी एकता और संकल्प को प्रदर्शित किया, ठीक है। उन्होंने दिखाया कि हमें एकता है और हमारे बिना आपका कार्य नहीं चल पाएगा। उसके बाद आपका उन्होंने फ्रांस के लिए एक नए संविधान को बनाने और उसे लागू करने का वादा किया, जिसमें लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी। इस शपथ ने फ्रांसीसी क्रांति को एक नई दिशा दी और राजतंत्र के पतन की शुरुआत की। इसके परिणाम क्या हुए, इस शपथ के बाद नेशनल असेंबली ने कई महत्वपूर्ण सुधारों को लागू किया, जिसमें मानव अधिकारों की घोषणा और नए संविधान का निर्माण शामिल था, ठीक है। उसके बाद आपका कि राजा लुई को अंततः पद मतलब उनको पद से हटा दिया गया और फ्रांस में एक गणराज्य की स्थापना हुई। फिर आपका है कि टेनिस कोर्ट की शपथ ने फ्रांसीसी क्रांति को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया और आधुनिक फ्रांस के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। उसके बाद आपका कि टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने लोगों और शक्ति उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं को प्रदर्शित किया। इसने फ्रांस में एक नए युग की शुरुआत की और विश्व इतिहास पर किसका गहरा प्रभाव पड़ा। एकता दिखाई कि हाँ, उन्हें एकता इतनी मतलब उनकी एकता थी कि उन्होंने एक राजा जो वहाँ पे राज करता था उनको भी उन्होंने क्या किया, हटा दिया, ठीक है। पांचवा आपका बिल ऑफ राइट्स क्या है, तो बिल ऑफ राइट्स एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके तहत कई देशों में अलग अलग दस्तावेज हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह शब्द अमेरिकी और ब्रिटिश संदर्भों में प्रयोग किया जाता है। अब क्या होता है अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स, इसमें होता है कि अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान के पहले 10 संशोधनों का सामूहिक नाम है। यह अमेरिका की सरकार की शक्तियों पर रोक लगाते हैं और नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों को हमेशा के लिए सुरक्षित करते हैं, जिसमें शामिल है प्रथम संशोधन है आपका, द्वितीय संशोधन है जिसमें नागरिकों को हथियार रखने के अधिकार की रक्षा करेगा, ठीक है। द्वितीय है, फिर चतुर्थ संशोधन है, ठीक है, पंचम संशोधन है, ठीक है। इसमें दिया गया है जो पंचम संशोधन, किसी भी व्यक्ति पर भी किसी मृत्युदंड योग्य अपराध का आरोप बिना बड़ी अदालत के निर्णय के जूरी द्वारा सुनवाई और तहकीकात के बिना सही नहीं ठहरा जाएगा, यानी कि किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता जब तक कि बड़े अदालत उसका फैसला ना करे और जब तक कि उसका पूरा तरीके से क्या किया जाए, उसकी तहकीकात ना की जाए, ठीक है। ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स में क्या है कि ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स में 1689 का एक दस्तावेज है जिसे एक भाषण के तौर पर तैयार किया गया, जिसमें इंग्लैंड के नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की। यह दस्तावेज ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित किया गया था और कई बार संशोधित भी किया गया है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं क्योंकि ये कुछ ज़्यादा है, ठीक है। अब हम क्योंकि वेरी शॉर्ट है तो आपको 75 शब्दों में ही आंसर करना होता है, जो आपका अभी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। जो 6 है आपका, यहाँ से आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की जो भूमिका है, मार्टिन लूथर एक जर्मन धर्मशास्त्री और सुधारक थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की शुरुआत की। उनकी भूमिका इस प्रकार है, उन्होंने क्या किया, मुख्य योगदान किया चर्च की आलोचना, ठीक है। लूथर ने कैथोलिक चर्च की भ्रष्टाचार और अनैतिकता की आलोचना की, जिसमें चर्च के अधिकार को चुनौती मिली, ठीक है। दूसरा है विश्वास द्वारा न्याय, यानी कि लूथर ने विश्वास द्वारा न्याय के सिद्धांत को बढ़ावा दिया, जिसके अनुसार व्यक्ति को भगवान के सामने अपने विश्वास के आधार पर न्याय किया जाएगा, न कि अच्छे कार्यों के आधार पर। बाइबल का अनुवाद है कि लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, जिसमें आम लोगों को बाइबल समझने की अवसर प्राप्त हो सके, ठीक है। प्रभाव क्या थे, इसमें सुधार हुए कि चर्च की सुधार हुआ, ठीक है। जो उन्होंने प्रोटेस्ट में इसमें दिया था कि जो धार्मिक आंदोलन थे, ठीक है, उसमें क्या हुआ, वो भी शुरुआत हुई और चर्च में भी जो उन्होंने लगाए थे आरोप, वो भी उसको सुधार प्रक्रिया में लाया गया। फिर आपका 7वां है कि औद्योगिक क्रांति से आपका क्या अभिप्राय है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 4 कारणों की विवेचना कीजिए। तो औद्योगिक क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन आया और मशीनरी और फैक्ट्री का उपयोग बढ़ गया। इसमें उत्पादन में वृद्धि हुई और आर्थिक विकास हुआ। अब इस क्रांति की 4 कारण है। पहले भाप इंजन का आविष्कार, जेम्स वाट द्वारा भाप इंजन के आविष्कार ने उत्पादन में क्रांति ला दी और मशीनरी को चलाने के लिए ऊर्जा का एक नया स्रोत प्रदान किया।
फिर आपका सेकंड है कि कपास उद्योग का विकास। कपास उद्योग में नई मशीनरी और तकनीकों के विकास ने उत्पादन में वृद्धि की और इंग्लैंड को एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति बनाया। तीसरा इन्होंने क्या कि कोयला और लोहे की उपलब्धता, उस टाइम पे कोयला और लोहे की उपलब्धता क्या हुई, संसाधन प्रदान किए गए थे। ठीक है। फोर्थ है आपका कि व्यापारिक और आर्थिक परिस्थितियाँ, इंग्लैंड की व्यापारिक और आर्थिक परिस्थितियों ने औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया, जैसे कि उपनिवेशकों, कच्चे माल की उपलब्धता और व्यापारिक नेटवर्क का विकास। तो यहाँ पे कि जो सरकार थी वहाँ साथ ही वहाँ का जो व्यापारी थे उन्होंने काफ़ी मदद की वहाँ के स्थानीय लोगों की, ताकि वो उस पर व्यापार को आगे बढ़ा सके। ठीक है। इन कारणों ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की गति प्रदान की और इसे प्रमुख औद्योगिक शक्ति बनाया। ठीक है। इसके बाद है आपका 8वां क्वेश्चन कि वियना कांग्रेस 1815 के उद्देश्य एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो जो वियना कांग्रेस 1814 से लेकर 1815 में आयोजित एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था, जिसका उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति को पुनर्गठित करना था। इसके उद्देश्य क्या थे कि नेपोलियन के प्रभाव को समाप्त करना था, नेपोलियन द्वारा यूरोप में किए गए परिवर्तनों को उलटना और पुरानी व्यवस्था को बहाल करना था। सेकेंड है आपका कि यूरोपीय संतुलन, यूरोप में शांति संतुलन स्थापित करना था और किसी एक शक्ति को हावी होने से रोकना था। तीसरा इसमें दे रखा पॉइंट कि राजतंत्रों की बहाली, नेपोलियन द्वारा उखाड़ फेंके गए राजतंत्रों को बहाल करना। फिर आपकी इसमें उपलब्धियां क्या हुई कि यूरोप नक्शे का पुनर्गठन हुआ। ठीक है। शक्ति संतुलन, यानी कि कांग्रेस ने यूरोप में एक शक्ति संतुलन स्थापित किया यूरोप पे। उसके बाद है आपका कि और किसी एक शक्ति को इसमें हावी होने से रोकने के लिए कई समझौते किए गए। फिर आपका है कि राजतंत्रों की बहाली। अब राजतंत्रों की बहाली का है कि कांग्रेस ने कई राजतंत्रों को बहाल किया और पुरानी व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया। फिर आपका है चतुष्पक्षीय गठबंधन। कांग्रेस ने चतुष्पक्षीय गठबंधन की स्थापना की, जिसमें ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा शामिल थे, जो क्या करते थे, यूरोप में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करने वाले थे। फिर आपका है कि वियना कांग्रेस ने यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चिन्हित किया और 19वीं शताब्दी की यूरोपीय राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या की थी, इसमें निभाई थी। फिर हम आगे चलेंगे। 9वां क्वेश्चन आपका कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, पुनर्जागरण के कारणों का वर्णन कीजिए। तो पुनर्जागरण एक सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन था जो 14वीं से 17वीं शताब्दी तक यूरोप में चला था। इस आंदोलन ने प्राचीन ग्रीक और रोमन संस्कृति के अध्ययन को पुनरुद्धार पर जोर दिया और नए कलात्मक, साहित्यिक और वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा दिया। इसके कारण क्या थे कि प्राचीन ज्ञान का पुनरुद्धार था, यानी कि प्राचीन ग्रीक और रोमन पांडुलिपियों की खोज हुई और अनुवाद ने विद्वानों को प्राचीन ज्ञान के बारे में जानने का अवसर प्रदान किया। फिर आपका है कि इटली में आर्थिक विकास, इटली में जो है आर्थिक विकास हुआ, जिसमें कलाकारों और विद्वानों को समर्थन देने के लिए धन प्रदान किया गया। थर्ड है आपका कि मेडिसी परिवार का संरक्षण। मेडिसी परिवार जैसे शक्तिशाली संरक्षकों ने कलाकारों और विद्वानों को समर्थन दिया और उनके कार्यों को बढ़ावा दिया था। ठीक है। फोर्थ है आपका कि मुद्रण यंत्र का आविष्कार, यानी कि मुद्रण यंत्र के आविष्कार ने पुस्तकों के उत्पादन और वितरण को आसान बना दिया। उत्पादन मतलब कि उसका मतलब छपाई ज़्यादा बढ़ गई और वितरण मतलब बांटना। ठीक है। आसान बना दिया, जिससे ज्ञान का प्रसार तेजी हुआ। मानवतावाद में क्या आपका कि मानवतावाद के उदय ने व्यक्ति की गरिमा और क्षमता पर जोर दिया और शिक्षा और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दिया। ठीक है। उसके बाद है आपका कि इन कारणों ने मिलकर पुनर्जागरण को एक व्यापक और प्रभावशाली आंदोलन बनाने में मदद की, जिसने यूरोपीय संस्कृति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन 6, 7, 8। ठीक है। जो 6, 7, 8 है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। 9 से 10, 9 से स्टार्ट होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है। सेक्शन 88 की ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के संवैधानिक, राजनीतिक, संसदीय एवं धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालिए। इसमें आपका दे रखा है कि 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने इंग्लैंड के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्रांति के कई महत्वपूर्ण परिणाम थे, जैसे संवैधानिक महत्व, राजतंत्र की सीमाएं। गौरवपूर्ण क्रांति ने राजतंत्र की शक्तियों पर सीमाएं लगा दी और संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया। दूसरा आपका संसदीय प्रणाली, इसने संसदीय प्रणाली को मजबूत किया और राजा की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए मजबूत संसदीय प्रणाली की स्थापना
की। फिर आपका राजनीतिक महत्व की दृष्टि से देखें तो राजा की शक्तियों पर नियंत्रण हुआ। गौरवपूर्ण क्रांति ने राजा की शक्तियों पर नियंत्रण लगा दिया और संसद को अधिक शक्ति प्रदान की। फिर आपका है संसदीय लोकतंत्र। इसने संसदीय लोकतंत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और इंग्लैंड में एक स्थिर प्रभावी सरकार की स्थापना की। स्थिर, ठीक है, जो स्थिर रहे और इन सरकार की स्थापना की थी। संसदीय महत्व क्या था इसमें कि संसद की सर्वोच्चता, यानी कि संसद में जो भी चीज़ें स्थापित की गई हैं, राजा को शक्तियाँ जो नियंत्रित करने के लिए संसद की अधिक शक्ति प्रदान करती है, यानी कि जो भी उनको शक्ति दी गई हैं उनका सही से पालन हो सके। ठीक है, संसदीय प्रणाली की विकास, इसमें संसदीय प्रणाली के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और इंग्लैंड में एक मजबूत और प्रभावी संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई। फिर धार्मिक महत्व क्या था कि मैं जैसे आपने पहले पढ़ा था कि प्रोटेस्टेंटवाद की जीत, गौरवपूर्ण क्रांति ने इसकी क्या की जीत सुनिश्चित की और इंग्लैंड के कैथोलिक धर्म के प्रभाव को कम कर दिया था। धार्मिक सहिष्णुता क्या था कि इसने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और प्रोटेस्टेंटवाद के विभिन्न संप्रदायों के बीच समझौते बढ़ा दिए गए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि अमेरिकी क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। तो अमेरिकी क्रांति एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी जिसने 18वीं शताब्दी में अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाई और संयुक्त राज्य अमेरिका के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। कारण क्या थे? करों का विरोध, जो कर लगाए गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा उनका क्या किया उन्होंने विरोध किया। फिर आपका है प्रतिनिधित्व की कमी। उपनिवेशवासियों ने ब्रिटिश संसद में अपने प्रतिनिधियों की कमी का विरोध किया और नो टैक्सन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का क्या किया था उन्होंने नारा दिया था। इसमें हुआ क्या था कि जो उपनिवेश वासी थे उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश संसद में अपने प्रतिनिधियों की कमी का विरोध किया, यानी कि जो प्रतिनिधि थे, भाग लेने वाले लोग थे, वहाँ पे कार्य करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, वो बहुत कम थे तो उनका क्या किया उन्होंने कमी उसका क्या किया विरोध किया कि बहुत सारे कम लोग हैं, इसमें काम नहीं हो पाएगा, तो उसका विरोध किया। ठीक है, तीसरा आपका कि आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता। उपनिवेशवासियों ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की और ब्रिटिश शासन से मुक्ति की इच्छा की, यानी कि उन्होंने उस टाइम पे अपनी इच्छा जताई कि हम अपने अधिकार से अपना काम कर सके, स्वतंत्रता उन्होंने मांगा था उस टाइम पे, आर्थिक तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी। फिर इसके अमेरिकी क्रांति की मुख्य घटनाएं थी बोस्टन टी पार्टी, जो हमने पहले पढ़ा। 1773 में बोस्टन में चाय के जहाज़ों पर हमला और चाय की पोटियों को समुद्र में फेंकना, ये पहला था। ठीक है, दूसरा आपका कि फिलाडेल्फिया में स्वतंत्रता की घोषणा। 1776 में फिलाडेल्फिया में स्वतंत्रता की घोषणा के साथ अमेरिकी स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा की गई थी। ठीक है, फिर आपका तीसरा है कि साराटोगा की लड़ाई। 1777 में साराटोगा की लड़ाई में अमेरिकी सेना की जीत ने ब्रिटिश सेना को कमज़ोर कर दिया। फोर्थ है आपका कि याक टाउन की लड़ाई। याक टाउन की लड़ाई थी आपकी 1781 में। याक टाउन की लड़ाई में ब्रिटिश सेना की हार ने अमेरिकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया था। फिर आपका है अमेरिकी क्रांति के परिणाम क्या हुए। इसमें हुए कि संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हुआ। अमेरिकी क्रांति ने संयुक्त राज्य अमेरिका के गठन का मार्ग प्रशस्त किया और एक नए राष्ट्र की स्थापना की। फिर आपका सेकंड है कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता। इसने लोकतंत्र और स्वतंत्रता के आदर्शों को बढ़ावा दिया और अमेरिकी लोगों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। फिर आपका कि विश्व इतिहास पर प्रभाव। अमेरिकी क्रांति ने विश्व इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला और अन्य देशों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के आंदोलनों को प्रेरित किया ताकि वो लोग भी ब्रिटिश शासन से मुक्ति का आंदोलन कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि विश्व पर फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला और इसके परिणाम क्या थे, दूरगामी थे। अब हमें विश्व पर फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव की समीक्षा करनी है। समीक्षा मतलब आप खुद कहते हैं कि हम स्टोरी पढ़ते हैं, उसके बाद क्या सही था क्या गलत था वो हमें बताना होता है, कैसे क्या हुआ, तो वही होता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। राजनीतिक प्रभाव था इसमें, लोकतंत्र और गणराज्यवाद था। फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र और गणराज्यवाद के आदर्शों को बढ़ावा दिया और कई देशों में इन आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। लोकतंत्र मतलब लोगों द्वारा चुना, जो लोगों को स्वतंत्रता दे सके। ठीक है, लोगों के द्वारा जो चुना हुआ नेता होता है। ठीक है, इसमें उसके बाद है राजतंत्रों का पतन। क्रांति ने यूरोप में राजतंत्रों के पतन को गति प्रदान की और कई राजतंत्रों को उखाड़ फेंका था। भाई राजतंत्र जो होते थे, राजा थे, अपने हिसाब से वो चलाते थे। इसमें प्रजा का कोई रोल ही नहीं होता था, उनको बस उनके हिसाब से चलना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, उनको हटाया। फिर आपका सामाजिक प्रभाव। सामाजिक समानता में फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक समानता के आदर्श को बढ़ावा दिया और जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर भेदभाव करने के लिए कम किया। यानी कि पहले भेदभाव बहुत किया जाता है, हालांकि अभी भी काले और गोरों का फर्क दिखाया जाता है, लेकिन
क्या हुआ वहाँ पे, जाति धर्म और उसके लिए क्या किया, प्रेरित किया गया कि आप इन सबको छोड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, उसके बाद है महिला अधिकार। महिला अधिकार में आपकी क्रांति ने महिला अधिकारों के लिए एक नए युग की शुरुआत की और महिलाओं को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान के लिए काम किया गया। फिर आपका है आर्थिक प्रभाव क्या हुआ इससे, पूंजीवाद का उदय हुआ। फ्रांसीसी क्रांति ने पूंजीवाद के उदय को गति प्रदान की और आर्थिक स्वतंत्रता और मुक्त बाजार के आदर्शों को बढ़ावा दिया। ठीक है, आर्थिक सुधार क्या हुए, लोगों को मतलब करों के बोझ से कम, कर अगर हट जाएंगे, आप पे फालतू का पे कर्ज लगाया जा रहा है और कर हटा दिए गए, आप मेहनत कर रहे हैं तो आपकी जो मेहनत कर रहे हैं आप उसका आपको फल मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा, बोझ वो कम हो गया। ठीक है, बोझ को कम करने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम किया। ठीक है, उसके बाद आपका वैश्विक प्रभाव, क्रांतियों की लहर। फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व भर में क्रांतियों की एक लहर को प्रेरित किया, कई देशों में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को गति प्रदान की। फिर आपका है आधुनिकता की शुरुआत हुई, जिसमें क्रांति ने आधुनिकता की शुरुआत को चिन्हित किया और विश्व इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की थी। फिर आपका है फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव दूरगामी और गहरे थे, इसने विश्व इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि प्रथम कंसल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट के सुधारों का वर्णन कीजिए। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रथम कंसल के रूप में फ्रांस में कई महत्वपूर्ण सुधार किए थे। इन सुधारों का उद्देश्य फ्रांस को एक मजबूत स्थिर राष्ट्र बनाना था। कि कुछ कोई भी काम करने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो इस क्रांति के पीछे ये उद्देश्य ये था कि फ्रांस को एक मजबूत और स्थिर राष्ट्र बनाना था। ठीक है, फिर आपका है प्रशासनिक सुधार, केंद्रीकृत प्रशासन। नेपोलियन ने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक कुशल और प्रभावी हो सके। फिर आपका है प्रीफेक्ट्स और सब प्रीफेक्ट। उन्होंने प्रीफेक्ट और सब प्रीफेक्ट को नियुक्ति की, जो स्थानीय प्रशासन को नियंत्रित करते थे। यानी किसी को भी अगर सरकार चलानी है या वो देश चलाना हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक नियंत्रण करने के लिए किसी न किसी को रखना पड़ता है। ठीक है, मंत्री के ऊपर कौन सा, जैसे गृह मंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति होते हैं, तो वैसे ही इनको क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, न्यायिक सुधार हुआ कि नेपोलियन कोड की स्थापना की, जो एक व्यापक और व्यवस्थित कानूनी संहिता थी। ठीक है, न्यायिक प्रणाली का पुनर्गठन हुआ। उन्होंने न्यायिक प्रणाली को पुनर्गठन किया, जो न्यायालयों की स्थापना की। न्यायिक प्रणाली का मतलब आपको समझना है, जो कोर्ट होता है, जो न्यायिक फैसला होता है सही और गलत को चुनकर। ठीक है, आर्थिक सुधार हुआ, कर प्रणाली का सुधार हुआ। ठीक है, बैंक ऑफ फ्रांस, उन्होंने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जो फ्रांस की केंद्रीय बैंक थी। फिर आपका शैक्षिक सुधार था, लिसीज की स्थापना नेपोलियन देखिए, शैक्षिक सुधार क्या था कि लिसीज की स्थापना, नेपोलियन ने लिसीज की स्थापना की, जो माध्यमिक शिक्षा के लिए एक नई संस्था थी। शिक्षा का पुनर्गठन हुआ, उन्होंने शिक्षा का पुनर्गठन किया और एक अधिक व्यवस्थित और कुशल शिक्षा प्रणाली की स्थापना की। फिर आपका है कि इन सुधारों ने फ्रांस को एक मजबूत स्थिति और स्थित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नेपोलियन की लोकप्रियता को बढ़ाया था। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।